हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। तो बच्चों, आज है आप लोगों की आज आपकी समावेशी शिक्षा की क्लास तीसरी है, थर्ड क्लास है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे के बारे में। कौन है पीछे, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। यही हमारे सब्जेक्ट का विषय है, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट का जो एम है यही है। तो दोस्तों, बता देता हूँ पहले कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्लास में कोई बच्चा होमवर्क थोड़ी धीरे से करता हो, है ना, या कोई मैथ्स में थोड़ा कच्चा हो लेकिन उसकी ड्राइंग में मास्टरपीस बनाता हो, ठीक है, आर्टिस्ट हो। लगता है ना, हर कोई एक ही रेस का घोड़ा नहीं होता दोस्तों, और यही तो हमारी क्लास का असली मसाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में टीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला में हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको पढ़ाते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। याद रखिएगा, पेपर जो आपका यूपी डीएलएड का पेपर होता है वो आपका हिंदी में होता है। हम इंग्लिश का टर्म आपको बताते हैं, इंग्लिश का वर्ड बताते हैं, जिससे जो सीबीएसई बोर्ड वाले हों या आईसीएसई बोर्ड वाले हों 10-12 से, तो उनको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। बाकी तो वो लिख लेंगे, समझ जाएंगे। तो बाकी आपका हिंदी मीडियम वाले का तो मैं हिंदी में पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। तो अगर आप डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे हम अपना नोट्स PDF फ्री में आपको शेयर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास से पहले हम लास्ट क्लास, पिछली क्लासेस का हम रिवीजन देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास, ठीक है। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास हमारी विशिष्ट बच्चों के ऊपर थी। विशिष्ट बच्चे यानी कि आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है। अर्थ क्या है, दुर्लभ गुणों वाले बच्चे, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, शारीरिक दोष वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य से भिन्न होते हैं ये लोग। प्रकार आपके प्रतिभाशाली, मानसिक पिछड़े, शारीरिक विकलांग, अपवंचित, समस्यात्मक, बाल, अपराधी, सृजनात्मक की कमी वगैरह, ठीक है। क्रिएटिव, खिलाड़ी, सुविधा वंचित, तिरस्कृत। इनकी विशेषताएं क्या होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से भिन्न होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं। समझने की शक्ति भिन्न होती है, और विकास गति जो स्पीड होती है लर्निंग की, वो भी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, हर चीज की आपकी डिफरेंट होती है। शिक्षा आपका पहचान जरूरी है, पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पहचान किया जाए। उनकी जरूरतों के अनुसार शिक्षण, विशिष्ट संस्था, मुफ्त वितरण भत्ते, छात्रवृत्ति, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा जहां संभव हो, और सीखने की गति के अनुसार अधिगम कराना चाहिए। ये सब आपके चीज हमने पढ़े हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हमने पढ़ा, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन। अर्थ क्या है, उच्च बुद्धि लब्धि, IQ 120 से ऊपर वाले बच्चे। पहचान आपकी बुद्धि परीक्षण से टर्मन के अनुसार 140 प्लस आपकी IQ रहे तो आप गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाएंगे, ठीक है। अभिरुचि परीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, संबंधित व्यक्तियों से सूचना और प्रतियोगिता, ये सब पहचान के उपाय हैं, किस तरीके से पहचाना जा सकता है। विशेषताएं आपके शारीरिक, इंद्रियां शक्ति तेज, कम शारीरिक दोष, कद भार, शारीरिक रूप से विकसित, स्वस्थ। सामाजिक में आपका मिलनसार, जिम्मेदार, नेतृत्व गुणों वाले, साहित्यिक रुचि, समायोजनशील और सृजनात्मक। बौद्धिक में आपका तीव्र अधिगम, तर्क शक्ति अधिक हो, ठीक है, स्पष्टवादी, श्रेष्ठ प्रदर्शन। शैक्षिक में आपका स्कूल में अधिक रुचि हो, पढ़ाई में वास्तविक रुचि है, उच्च उपलब्धियां सामाजिक संस्कृति रूप में उत्पन्न है, ठीक है। ये सारी चीजें। इसके अलावा शिक्षा में आपका सर्वांगीण विकास पर बल होता है, अवसरों की असमानता, समानता, संस्कृति शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, सहगामी क्रियाएं, सामाजिक अनुभव, नेतृत्व परीक्षा और प्रोत्साहन, परीक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। इसके अलावा योजना विधि, पुस्तकालय, विशेष निर्देशन, परामर्श, व्यक्तिगत ध्यान और विशेष कक्षाएं, ये सारी चीजें आपकी शिक्षाएं से रिलेटेड था, ठीक है। इसके अलावा धीमी गति से सीखने, अगर जिसको भी समझ में आ रहा है ये चीज, ये हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो आप पिछली क्लास ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कौन सी, आपकी सेकेंड वाली क्लास, ठीक है। ये आज की थर्ड क्लास है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, स्लो लर्नर जो है, तो उनका अर्थ क्या है, शैक्षिक उपलब्धियां, विकास समायोजन अपने आयु वर्ग से कम है, ठीक के अनुसार। पहचान क्या है, निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे,
परिवार मित्र से सूचना, बुद्धि परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा, शैक्षिक परिणामों में कम अंक मिले उससे। विशेषताएं क्या होती है इन लोगों की, तो विकास धीमी गति से, परिपक्वता देर से, आत्मविश्वास की कमी और ध्यान केंद्रित करने में समस्या और कल्पना शक्ति कम, स्मरण शक्ति भी कम। कारण क्या होते हैं, आर्थिक परिस्थितियों यानी गरीबी हो गया, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक कारक, संवेगात्मक घटक, ठीक है। समस्याएं क्या है, ज्ञानात्मक, भाषा, वाणी, दृष्टि, व्यवहारिक, श्रवण, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे के बारे में हम आज पढ़ेंगे, तो वे बच्चे जो अपनी उम्र के हिसाब से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं वो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे में आते हैं, ठीक है। तो ये थी बच्चों कल की क्लासेस, लास्ट की क्लासेस। और एक बात बता देता हूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स, अपना प्रिंट आउट वाला नोट्स लॉन्च कर दिया है। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये है ना, ये नोट्स ये मैंने लॉन्च कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देखिए जाकर के देखिए। साइंस का मैंने भेज दिया है, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन का भी हमने सेंड कर दिया है, ठीक है। ये हमारा नोट्स है, आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा कहीं भी और आराम से पढ़िएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। देखिए कितने प्रॉपर तरीके से हमने बेस्ट एकदम कंटेंट आपको दिया है। विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक विधि, सारी चीजें हमने लिखी हुई है और सब कुछ A to Z ये क्लास है, ठीक है। इससे अच्छा नोट्स आपको ना आपको किसी किताब में मिलेगा, ना आप सीरीज में आपको मिलेगा, ना आप जो ये जो यूट्यूब पे जो और भी टीचर पढ़ाते हैं या फिर जो जिनका ऐप है, पेड ऐप है जिसपे आप पैसे दे करके पढ़ते हैं, वैसा भी नोट्स उनके पास नहीं होगा जिस प्रकार का नोट्स जो क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जीव जंतुओं और उनके अंगों की विविधता, ठीक है। सारी चीजें आपकी A to Z सब चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की भी कुछ सब्जेक्ट के सेंड कर दिया, थर्ड सेमेस्टर का 2 सब्जेक्ट मैंने सेंड कर दिया है। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें बताइएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा, हम और भी सब्जेक्ट का आपको धीरे धीरे सारी सब्जेक्ट का हम सेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास थर्ड, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ अलग अलग स्पीड वाले बच्चों की। इन्हें हम कहते हैं आपका शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे यानी सोशलिस्टिक बैकवर्डनेस। ये बच्चे कोई एलियन नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें बस थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन और सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट DP पाठशाला यानी DLED पाठशाला से, और आज हम इन बच्चों को समझेंगे ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। ये टॉपिक इतना शानदार है कि आप कहोगे अरे ये तो मेरी क्लास की बात है, तो अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्लास आपकी शिक्षा शास्त्र की तरह एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग सपोर्ट सिस्टम क्लास होने वाली है, ठीक है, समावेशी शिक्षा का। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, धीमी गति वाले पर सीखने वाले बच्चे, ठीक है। दोस्तों नमस्कार आप सभी को। पिछले पार्ट में हमने समावेशी शिक्षा के बारे में सीखा था। आज हम कुछ और खास तरह के बच्चे के बारे में जानेंगे जिन्हें विशिष्ट बच्चे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, और समझेंगे कि उनकी जरूरतें क्या हैं और उन्हें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, ठीक है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, स्कॉलस्टिक बैकवर्डनेस, ठीक है। तो पिछड़े बच्चे दोस्तों, पिछड़े बच्चे यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन वे बच्चे होते हैं जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं, मतलब आपका एकदम स्लो मोशन में सीखते हैं। ऐसे बच्चे कक्षा में अपनी उम्र के औसत बच्चों की तरह तेजी से सीख नहीं पाते, उन्हें पिछड़े बच्चे कहा जाता है, ठीक है। तो जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं ऐसे बच्चे कक्षा में अपनी उम्र की औसत यानी एवरेज बच्चों की तरह तेजी से सीख नहीं पाते हैं, उन्हें पिछड़े बच्चे कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे कि इसके बारे में क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कॉलस्टिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम इन बच्चों को कई तरीके से पहचान सकते हैं दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर बीमारियों को पहचानता है ना, वैसे ही हम इन बच्चों को की समस्याओं को पहचानेंगे। इनकी जो समस्या रहेगी यही हमको बताएगी कि ये बैकवर्डनेस है कि क्या पिछड़े बच्चे हैं कि नहीं। तो इनके तरीके बच्चों के कई तरीके से पहचान सकते हैं। किस तरीके से, बच्चे की सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक स्तर, माता पिता की शिक्षा का स्तर, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, और स्कूल का माहौल यानी इन्वायरमेंट आदि से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से पता लगाया जा सकता है, किससे, बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा का स्तर, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति और स्कूल के माहौल से पता लगाया जा सकता है कि कभी कभी बच्चे की गलती नहीं होती और माहौल ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका पता लग जाता है, इन्वायरमेंट से भी, ठीक है। दूसरा आता है, ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के साथ ही मानसिक रूप में से भी पिछड़े हो सकते हैं। इसी के लिए बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा
किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या था कि ऐसे बच्चे आपका शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के साथ ही मानसिक रूप से भी पिछड़े हो सकते हैं, इसीलिए बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा इनका परीक्षण यानी आइडेंटिफिकेशन या पहचान किया जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण IQ वाले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट से प्राप्त अंक के द्वारा, ठीक है, उपलब्धि परीक्षा में अचीवमेंट अंक में प्राप्त अंक जो होता है उनके द्वारा, सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट के द्वारा, और उनके व्यवहार उनके बिहेवियर द्वारा, उनको देखो समझो फिर पहचानो उनको। ठीक है, तो ये सारे आपके आइडेंटिफिकेशन थे इस शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से इनको पहचाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कैसे पहचाना जाता है? तो सारी चीजें हमने इसमें बता दी आपकी कि आप बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर देखिए, माता पिता की शिक्षा का स्तर देख लीजिए। ठीक है, कहाँ तक पढ़े माता पिता, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति देखिए, अटेंडेंस कैसी है उसकी, स्कूल के माहौल से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा बुद्धि परीक्षण टेस्ट करवाइए, उपलब्धि परीक्षण करवाइए, अचीवमेंट टेस्ट, सामूहिक परीक्षा करवाइए, ग्रुप टेस्ट, व्यवहार द्वारा उसके व्यवहार द्वारा, इन सभी चीजों से उसके पिछड़े बच्चों की पहचान हो सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा। अब इनकी शिक्षा कैसे होती है? एजुकेशन फॉर स्कूलिस्टिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कुछ बहुत खास बातें का ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। ये आपकी एक टीचिंग टिप्स होती है। ठीक है, तो पहला आता है उनके साथ सहानुभूति यानी सिंपैथी वाला व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ आप सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए उन्हें। ठीक है, उन्हें धीमी गति से पढ़ाना चाहिए ताकि वे हर बात को समझ सके। ठीक है, तो धीमी गति से पढ़ाइए ताकि वे हर बात समझ सके, जैसे किसी फिल्म को स्लो मोशन में दिखाते हैं ना, वैसे ही आप। ठीक है, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उनके लिए विशेष विद्यालय यानी स्पेशल स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे है उनमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, कहना है तुम कर सकते हो मेरे दोस्त, समझे? इस तरीके से, ऐसा मत बोलो कि तुमसे नहीं होगा या ये बहुत कठिन है तुम हार जाओगे, ये सब नहीं कहने का। ठीक है, आप कहिए उनसे कि तुम कर सकते हो, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनके में ये अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाना होता है उसको। ठीक है, अगर आप उसको डी वैल्यू कर देंगे तो वो अपने आप पे भी क्वेश्चन करेगा, सवाल पूछेगा क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि तुम कर सकते हो, भले वो ना कर सकता हो, लेकिन आप हल्का सा भी आप उसको मोटिवेट करेंगे तो हो सकता हो बाई चांस वो कर जाए। ठीक है, इसके आगे आता है श्रव्य दृश्य साधनों यानी ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वे देखकर और सुनकर अच्छे से सीख सके। ठीक, ये तो आप हर जगह पढ़े हैं कि श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वे देखकर और सुनकर अच्छे से सीख सकें। वीडियो दिखाओ, ऑडियो सुनाओ, पढ़ाई को और मजेदार बनाओ, जैसे हम आपको पढ़ाई मजेदार बनाते हैं। ठीक है, छठा आपका है उनके पिछड़ेपन का कारण पता लगा के उन्हें दूर करना चाहिए। ठीक है, अब जो पिछड़ेपन का कारण है, ये परिवार में गरीबी, आर्थिक स्थिति खराब है या और भी कोई चीज दिक्कत है, तो उस सारे में पता लगा करके उसको कोशिश करना चाहिए कि उसकी कमी को पूरी करा जाए। ठीक है, सातवां है उनके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पढ़ी हुई बातों को बार बार बताना यानी पुनः रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो पढ़ी हुई बातों को बार बार बताना चाहिए, जैसे हम आपका रिवीजन करवाते हैं ना, क्लास के एंड में भी रिवीजन करवाते हैं शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू, और जब नई क्लास स्टार्ट होती है तो भी हम रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन इज द की सक्सेस की जो की होती है वो रिवीजन है। ठीक है, सुना है ना ये कि नहीं? तो यह होता है आपका मास्टर की। ठीक है, मास्टर की मतलब सभी तालों को खोलने वाली जो की होती है उसको मास्टर की कहते हैं। ठीक है, तो रिवीजन आप करेंगे तो आपको हर चीज आपको आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, इसका भी आप रिवीजन करा करिए, हम PDF आपको नोट्स दे देते हैं, आप मस्त टॉप कर देंगे। ठीक है, पढ़ते हम अस्थिबाधित बच्चे। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्थोपीडिक्स कहते हैं, ऑर्थोपीडिक्स चिल्ड्रन। ठीक है, अस्थिबाधित बच्चे यानी हड्डियों में हिम्मत वाले। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ऐसे बच्चों की जिन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो आपके अस्थिबाधित बच्चे यानी ऑर्थोपीडिक्स चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, तो अस्थिबाधित जो है आपका का मतलब है शारीरिक विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप या अपंग यानी डिसेबल्ड या चलन निशक्त यानी लोकोमोटर डिसेबल्ड, जो लोकोमोटर स्किल्स होती है डिसेबल्ड है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी अस्थियां यानी हड्डियां
हड्डियों के जोड़ यानी जॉइंट्स या शरीर की विभिन्न मांसपेशियां यानी मसल्स सही से काम नहीं कर पाती, उन्हें आप अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं। ठीक है, उनकी काम करने की क्षमता इतनी कम होती है कि उन्हें कभी कभी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हाथ या पैर की जरूरत होती है। ठीक है, अस्थिबाधित बच्चे समझ में आया। उदाहरण आपका हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है, कोई शारीरिक अंग का जल जाना, पोलियो हो गया या लकवा पैरालिसिस हो गया जैसे रोग से ग्रस्त लोग आपके अस्थिबाधित बच्चे में आते हैं। ठीक है बच्चों, अस्थिबाधित का मतलब है कि शारीरिक विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप या फिर अपंग आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों के जोड़ या शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती, उनकी काम करने की क्षमता इतनी कम होती है कि उन्हें कभी कभी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हाथ पैर वगैरह की जरूरत होती है, लगवाना पड़ता हो। ठीक है, उदाहरण आप जानते हैं। आगे चलते हैं कि कारण क्या होता है अस्थिबाधित के कारण यानी कॉज ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। ठीक है, तो क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट से कारण, बीमारियां, कोई बीमारी हो गई जैसे पोलियो वगैरह। ठीक है, जन्मजात, कुछ लोग जन्मजात से होते हैं। ठीक है, जो जन्म से ही हो आपका। ये 3 आपके कारण होते हैं, दुर्घटना, बीमारी और जन्मजात। ठीक है, अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? अस्थिबाधित बच्चों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो बच्चों कठिन है नहीं, ये तो आप ऐसे ही लिख लोगे। तो शारीरिक अंगों पर सही से नियंत्रण ना होना। ठीक है, अपने शारीरिक जो अंग है उसका सही से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नियंत्रण नहीं हो पा रहा उसका। लड़खड़ा कर चलना, ठीक है, हिल डुल कर लड़खड़ा करके चल रहा है, चलते चलते गिर जाना। अंगों का असमान यानी एबनॉर्मल होना, शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण का अभाव, चलने उठने व बैठने में समस्या होना, बैसाखियां की सहायता से चलना। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके अस्थिबाधित बच्चों की पहचान थे यानी आइडेंटिफिकेशन से। बच्चों कौन कौन से? शारीरिक अंगों पर सही से नियंत्रण न होना, लड़खड़ा कर चलना, चलते चलते गिर जाना, अंगों का असामान्य होना, चलने उठने व बैठने में सामान्य होना, बैसाखियों की सहायता से चलना। ठीक है, सामान्य नहीं होना, समस्या होना। ठीक है, चलने उठने व बैठने में समस्या होना। ठीक है, तो ये आपके पहचान थे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इनकी शिक्षा कैसे होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेक्चर इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करा करिए आप लोग, कमेंट्स में बताया करिए आप लोग दोस्तों कि हमको समझ में आ रहा है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप हमें मोटिवेट करेंगे तो ही हम आपको अच्छा लेक्चर, अच्छे तरीके से नोट्स, हर चीज आपको दे पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम वीडियो बस देख लेते हैं, कुछ आगे हम करेंगे नहीं, ना शेयर करेंगे किसी को, तो मुझे मोटिवेशन, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी क्वालिटी हो सकता है खराब हो जाए। तो आप जितना हमको अच्छे से प्रेस करेंगे उतने अच्छे से हम डिलीवर करेंगे। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आपको पर्सनली अगर बताना है तो हमारे इंस्टाग्राम है dp.पाठशाला, यहाँ पे आप हमें फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं TLED_पाठशाला, यहाँ पे आपको नोट्स PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं कि शिक्षा, अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा कैसी होती है। ठीक है, तो एजुकेशन इन लोगों की कैसे होती है दोस्तों? इनकी एजुकेशन जो है तो उन्हें उपचार सुविधा यानी ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रदान करना है। ठीक है, पहले तो जरूरत पड़ने पर विशेष कक्षाओं यानी स्पेशल क्लासेस पर आयोजन कराना, उनके लिए विशेष स्कूल यानी स्पेशल स्कूल का निर्माण करना, प्रशिक्षित अध्यापक यानी ट्रेन टीचर को रखना द्वारा पढ़ाना, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को उनकी आवश्यकता अनुसार बनाना। ठीक है, सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड जो होती है उसको प्रदान करना, जैसे व्हील चेयर हो गया, विशेष डेस्क हो गया। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल एड दिलवाना। ये सारी आपकी एजुकेशन संबंधित आपके उपाय थे, विचार थे। ठीक है, तो क्या क्या? उन्हें उपचार सुविधा देना, ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रदान करना, जरूरत पड़ने पर विशेष कक्षाओं यानी स्पेशल क्लास का आयोजन कराना, उनके लिए विशेष स्कूल यानी स्पेशल स्कूल का निर्माण करना, प्रशिक्षित अध्यापकों यानी ट्रेन टीचर द्वारा पढ़ाना। ये टीचर सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो जिंदगी संवारे आपकी। ठीक है, ऐसे टीचर आपके रहते हैं। पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता अनुसार बनाना, सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड प्रदान करना, जैसे व्हील चेयर हो गया, विशेष डेस्क हो गया। ठीक है, आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल एड दिलवाना। ये सारी चीजें आपकी शिक्षा से रिलेटेड संबंधित अस्थिबाधित बच्चों के लिए थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अस्थिबाधित बालकों की समस्या, क्या उनको समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्या उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो अपने आप को देखते हैं कि हम बाकियों से अलग हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आत्मविश्वास का अभाव, ठीक, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आत्महीनता यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भावना कि मैं उस जैसा क्यों नहीं। ठीक है,
तो अपने आप को कम देखना, कम आंकना, इंफीरियरिटी यानी आत्महीनता की भावना होती है। ठीक है, अकेलापन यानी एका जो आपका लोनलीनेस होता है, ठीक है, उसकी समस्या। तो ये 3 आपकी प्रॉब्लम होती है किसकी, अस्थि बालकों की। ठीक है, क्या क्या, आपकी आत्मविश्वास की अभाव, कमी, आत्महीनता यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना, और अकेलापन यानी लोनलीनेस की समस्या। कोई अकेला महसूस ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी होती है बच्चों, इसी के लिए आपको ये सब पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सब आपके मोरल वैल्यूज की तरह है। ठीक है, समझ में आया बच्चों की नहीं आपने? आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं शारीरिक अक्षम या विकलांग बच्चे के बारे में। ठीक है, यानी फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, शारीरिक अक्षम या विकलांग बच्चे हर चुनौती को पार करने वाले लोग हैं सब। ठीक है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कुछ लोग के पैर नहीं होता है, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लेते हैं। ठीक है, और पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता है, तो पैर से वो ड्राइंग बनाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने हर चुनौतियों को पार करते हैं। एक अभी आपने देखा होगा, एक कोई फेमस का नाम नहीं याद है मुझे, वो कितना इन लोगों का क्रिकेट मैच भी होता है। ठीक है, तो बॉलिंग वगैरह लोग करते हैं, बॉलर बनते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हर तरह की चीजें खेलते हैं ये लोग। तो ये अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है आपका। तो अपवांछित या वंचित शारीरिक अक्षम या विकलांग बच्चे। ठीक है, तो दोस्तों वे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक व सामाजिक रूप से दोषपूर्ण होते हैं, जिसके कारण उनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती है, यानी अचीवमेंट जो होता है वो अधूरा रह जाता है। ऐसे बच्चों को विकलांग यानी डिसेबल्ड या अपंग यानी हैंडीकैप बच्चे कहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी हिम्मत से हर चुनौती को पार करते हैं। ठीक है, तो वे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप से दोषपूर्ण यानी डिफेक्टिव होती हैं, जिसके कारण उनकी उपलब्धियां जो है अचीवमेंट अधूरी रह जाती है। ऐसे बच्चों को विकलांग यानी डिसेबल या अपंग यानी हैंडीकैप बच्चे कहते हैं। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया वीडियो को लाइक करें। ठीक, वीडियो को ऐसे है ना, इसे लाइक करो। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अपवंचित या वंचित बच्चे। ठीक है, यानी डिसएडवांटेज डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए सुविधाओं से दूर पर सपनों से नहीं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो सुविधाओं से दूर हैं, आप वंचित रह गए हैं। ठीक है, लेकिन सपनों से दूर नहीं है, वो सपने को हकीकत बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें सुविधाओं से दूर रखा गया है। अपवंचित या वंचित बच्चे यानी डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल सुविधा नहीं मिल पाती, और जो भाषा, धर्म, जाति यानी कास्ट, क्षेत्र यानी रीजन, वर्ण यानी क्लास, लिंग यानी जेंडर के कारण सुविधाओं से दूर यानी वंचित रह जाते हैं, उन्हें अपवंचित यानी डिसएडवांटेज या वंचित चिल्ड्रन, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अपवंचित या वंचित बच्चे क्या होते हैं? जिस बच्चे को अपनी प्रगति यानी प्रोग्रेस के लिए अपने समाज में सबसे कम सुविधा भी नहीं मिल पाती, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अपनी प्रगति के लिए अपने समाज में, देखो अपवंचित क्या हो गया, ऐसे बच्चे जिन्हें आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यानी जो कल्चरल वाला होता है, ठीक है, सोशल कल्चरल सुविधा नहीं मिल पाती, और जो भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण सुविधाओं से दूर हो जाते हैं। ये सब किस लोग की जात, जैसे होता है ना कि लड़कों को शिक्षा मिल रही है, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी धर्म पर, विशेष धर्म को शिक्षा मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से सुविधाओं से दूर रह जाते हैं। जिस बच्चे को अपनी प्रगति के लिए अपने समाज में सबसे कम सुविधा भी नहीं मिल पाती, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बच्चे कहलाते हैं। इनकी तो किस्मत ने थोड़ी बेईमानी कर दी होती है। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में पैदा हो जाते हैं, है कि नहीं? इस तरीके से लोग उनको सुविधाओं से दूर रखते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सुविधा वंचित बच्चों को 3 तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो सुविधा वंचित बच्चों को 3 तरह से देखा जा सकता है। कैसे? पारिवारिक दृष्टि से, ठीक है, दूसरा बच्चों की व्यक्तिगत कमियों की दृष्टि से, और तीसरा उनके परिवार के सदस्य की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से। ठीक है, ऐसे बच्चों को आपका 3 तरीके से देखा जा सकता है। पहला पारिवारिक दृष्टि से, दूसरा बच्चों की व्यक्तिगत कमियों की दृष्टि से, और उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से। ठीक है, क्या से सामाजिक स्थिति है उनके परिवार की, उसके 3 तरीके से इन ऐसे बच्चों को, सुविधा वंचित बच्चों को देखा जा सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं? समझ में आया? आगे चलते हैं कि अब वंचित बच्चों के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स क्या होते हैं। इस तरीके के बच्चों
डिप्राइव्ड बच्चे के चिल्ड्रन के टाइप्स क्या होते हैं, यानी अपवंचित बच्चों के प्रकार। दोस्तों अपवंचित बच्चे निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका सामाजिक स्तर से वंचित बच्चे, ठीक है। वे बच्चे जो गरीबी, अशिक्षा यानी शिक्षा नहीं मिल रही, इलिटरेसी, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक स्तर हो गया आपका। आर्थिक रूप से वंचित यानी गरीबी व आर्थिक असमानता यानी इन इक्वालिटी के कारण, परिवार में खाने व रहने का अभाव, धन की कमी के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ हो, ये आपके आर्थिक रूप में आ गया, ठीक है। तीसरा आता है शैक्षिक स्तर से वंचित। अब शैक्षिक स्तर ही नहीं, यानी निम्न शैक्षिक उपलब्धियां हो घर में भी, उनके भी पास भी, ठीक है। समस्या का समाधान ना कर पाना हो, स्मृति यानी मेमोरी व रुचि यानी इंटरेस्ट के अभाव के कारण मेमोरी नहीं है उनकी उतना, ठीक है, रुचि नहीं है पढ़ने लिखने में, ठीक है। खराब आदतों के कारण, विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में, ठीक है। ये सारे आपके शैक्षिक स्तर से वंचित बच्चे। समझ में आया? तो 3 प्रकार के आपके अपवंचित बच्चों के प्रकार थे। पहला था आपका सामाजिक स्तर से वंचित बच्चे जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आर्थिक रूप से वंचित हो गया, जो आपका गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण, जैसे आपके खाने व रहने का अभाव, धन की कमी के कारण विद्यालय यानी स्कूल जाने में असमर्थ हो, है कि नहीं। इसके अलावा तीसरा आपका शैक्षिक स्तर से वंचित बच्चे यानी निम्न शैक्षिक उपलब्धियां बहुत कम है या फिर है ही नहीं उसके पास, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, स्मृति व मेमोरी और इंटरेस्ट के अभाव के कारण और खराब आदतों के कारण, विद्यालय सामग्री व पुस्तकों में के अभाव में। मतलब इनके पास सपनों के पंख तो होते हैं पर उन्हें उड़ने का संसाधन नहीं होता है, ठीक है। उनको ना अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उनको सुविधाएं मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, समझे। लेकिन उनको सपनों में पंख होता है, ठीक है, यानी उड़ान के लिए वो तैयार रहते हैं। समझ में आया बच्चों के? नहीं आप लोग समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे पिछड़े बच्चे यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में, रेगुलर क्लास के स्लो लर्नर जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पिछड़े यानी बैकवर्ड्स का अर्थ है अपने काम में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाना, यानी नॉर्मल लोगों से पीछे रह जाना, जिसे रेस में कोई पीछे रह जाता है वैसे ही, ठीक है। तो पिछड़े यानी बैकवर्ड्स का अर्थ है अपने काम में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाना। वे बच्चे जो एक निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं रहते और सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें हम पिछड़े बच्चे कहते हैं, ठीक है। सिरिल बर्ट की पुस्तक का नाम दी बैकवर्ड चाइल्ड है, ठीक है। तो एक सिरिल बर्ट है, उन्होंने पुस्तक लिखी, उनका नाम क्या? पुस्तक का नाम है द बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़ेपन का संबंध बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियां यानी एजुकेशनल अचीवमेंट से है। इसके अलावा यह भी संभव है कि किसी कक्षा में ज्यादातर बच्चे पिछड़े हुए हों, यानी वह कक्षा ही पिछड़ी हुई हो, ठीक है। देखो दोस्तों बैकवर्ड यानी पिछड़े का अर्थ है कि अपने काम में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाना, जैसे आपका रेस में लोग पीछे हो जाते हैं वैसे ही ये बच्चे जो आपके निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं रहते और सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं, इन्हीं पिछड़े बच्चे कहते हैं। सीरिल बर्ट एक पुस्तक का लेखक हैं जिनकी पुस्तक थी बैकवर्ड चाइल्ड, दी बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है। पिछड़ेपन का संबंध आपका बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियां यानी एजुकेशनल अचीवमेंट से। कभी कभी तो पूरी क्लास ही पिछड़ी होती है, ये कैसे संभव होता है? ये कैसे संभव हो? अगर आपका अध्यापक पढ़ाना नहीं चाह रहा हो उस हिसाब से होता है, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं कि पूरी क्लास तेज बुद्धि का बच्चा कैसे पिछड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का आईक्यू तेज है, अच्छा खासा बुद्धि है, तो वो पिछड़ा कैसे हो सकता है? अगर तेज बुद्धि का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो निश्चित रूप से पढ़ाई में पिछड़ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से किसी कक्षा में सभी या ज्यादातर बच्चे पिछड़े हो, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है आपका जब आपकी अध्यापक स्वयं पढ़ाना नहीं चाहे या पढ़ा नहीं सकता या उसके पास दूसरे काम इतने ज्यादा हो कि उसे बच्चे को पढ़ाने का मौका ही ना मिले, तो पूरी कक्षा भी पिछड़ सकती है, ठीक है। तो ये आपका कारण था कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आपका तेज बुद्धि वाला बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो निश्चित रूप से पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। जैसे फास्ट कार भी आपकी गैरेज में खड़ी रहे तो क्या फायदा, ठीक है। वो तो फास्ट जो आपकी भले आपने फरारी ले ली है, जब गैरेज में पड़ी हुई है गैराज में, ठीक है, बनने के लिए, तो वो रेस थोड़ी ना जीतेगी। तो यदि अध्यापक स्वयं पढ़ाना नहीं चाहे और पढ़ा नहीं सकता या उसके पास दूसरे काम से इतना ज्यादा हो दूसरा काम कि उसे बच्चों को पढ़ाने का मौका ही ना मिले, तो पूरी क्लास आपकी पिछड़ सकती है। मतलब
मास्टर जी आपके बिजी रहे तो क्लास तो पिछड़ेगी, है कि नहीं? तो मास्टर जी अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। आज की क्लास बड़ी लंबी जाएगी भाई। कितनी घंटे कितनी मिनट की हो गई क्लास, देखते हैं जरा। 40-35 मिनट हो रही है, 30-35, ठीक, कोई बात नहीं, आराम से 1 घंटे की क्लास जाएगी। अब हम देखते हैं कि पिछड़ेपन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो पिछड़ेपन के प्रकार यानी टाइप ऑफ बैकवर्डनेस, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके व्यक्तित्व पिछड़ापन यानी इंडिविजुअल बैकवर्डनेस, जहां किसी कक्षा में कुछ बच्चे पिछड़े हुए हैं, उनके पिछड़ेपन का कारण भी अलग अलग हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे हो पिछड़े, ठीक है, और उनके कारण जो हो अलग अलग कारण हो, ठीक है। एक को भाई टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, एक को समझ ही में नहीं आता, एक एब्सेंट रहता हमेशा, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत पिछड़ापन हो गया। दूसरा होता है सामूहिक पिछड़ापन यानी ग्रुप बैकवर्डनेस, तो जहां कक्षा में ज्यादातर बच्चे पिछड़े हो और उनके पिछड़ेपन के कारण भी समान हो, टीचर ही नहीं सही से पढ़ा रहा है, ठीक है। मेरे को मत लिख देना कि आप सामूहिक पिछड़ेपन में आते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना बच्चों, है ना, बहुत बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूं आप लोग। तो व्यक्तिगत जो आपका है पिछड़ापन जो इंडिविजुअल बैकवर्डनेस है, तो यहाँ जहां आपका किसी कक्षा में कुछ बच्चे पिछड़े हो और उनके पिछड़ेपन का कारण जो है वो अलग अलग हो, इसी हिसाब से सामूहिक पिछड़ापन जो होता है, तो कक्षा में ज्यादातर बच्चे पिछड़े हो और उनके पिछड़ेपन का कारण भी आपका समान हो, सबका एक जैसा हो, ठीक है। अब ऐसे बच्चों के पिछड़ेपन बच्चों की पहचान कैसे होती है यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस। तो पिछड़ेपन की पहचान 2 प्रकार से कर सकते हैं, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और परीक्षण यानी टेस्ट के द्वारा, ठीक है, परीक्षण द्वारा, जैसे शैक्षिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, है कि नहीं। इन तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा लड़का बैकवर्डनेस में आता है, कौन सा बैकवर्डनेस में नहीं आता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पिछड़े बच्चों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऐसे बच्चों की। तो सीखने की धीमी गति स्पीड स्लो रहती है इनकी, जीवन में निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन का अभाव होता है, ठीक है। और फिर कमेंट्स में आकर के देखते नहीं हो, हेट करते हैं लोग, ट्विटर पे चले जाते हैं, तो ये सब फ्रस्ट्रेट रहते हैं लोग। समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति यानी एंटी सोशल टेंडेंसीज, ठीक है। चौथा आता है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अधिकता, और 5वां आपकी अपनी जनजात योग्यता को तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है। तो दोस्तों इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनकी विशेषताएं आपकी ये है कि इनके सीखने की गति जो है वो धीमी होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है, ठीक है, निराश फील करते हैं, समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति होती है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अधिकता और अपनी जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धियां होती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? इतना कि नहीं, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो हम आगे चलेंगे बाल अपराधी के बारे में। बाल अपराधी, अपराध यानी छोटे क्रिमिनल से बड़ी गलती तक, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? तो चलें बाल अपराधी के पास, ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये थोड़े गंभीर विषय पे, जो आपका बाल अपराधी। जब कोई बच्चा धार्मिक यानी रिलीजियस, सामाजिक या सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों यानी पब्लिक रूल को तोड़ता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। बच्चों में इन गलतियों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया बाल अपराध क्या होता है, बाल अपराधी कौन होते हैं? तो जब कोई बच्चा है, ठीक है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों का तोड़ता है, इनका पालन नहीं करता है, तो उसे बाल अपराध कहते हैं। अच्छी बात ये होती है बच्चों कि ऐसे बच्चों की गलतियों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। अब क्राइम क्या होता है? अपराध। एक हो गया बाल अपराधी, अब अपराध क्राइम के बारे में, ठीक है, यानी जानबूझकर की गई गलती आपकी क्राइम में आती है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर यानी नॉनलिंग धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ा जाता है तो वह अपराध है। अब वही चीज को वो जानबूझकर करेगा तो वो क्राइम है, ठीक है। इन अपराधियों में सुधार की गुंजाइश आपकी कम होती है, ठीक है। अब ये जानबूझकर कर रहा है तो ये इसके सुधार की जो गुंजाइश है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो बहुत कम होता है। उदाहरण आपका सामाजिक अपराध, जैसे आपका बलात्कार हो गया, चोरी हो गया, बेईमानी हो गया, ठीक है। राजनीतिक अपराधी आपके देशद्रोही हो गए, ठीक है, देश की सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, ठीक है। तो ये सब आपके क्राइम यानी अपराध में आ गए, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बाल अवस्था में अपराध। अब क्राइम्स इन चाइल्डहुड, कौन कौन से क्राइम होते हैं जो चाइल्डहुड यानी बच्चों में बाल अपराध के टाइम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसके कारण भी देखेंगे। तो चोरी करना आपका, धोखाधड़ी, फ्रॉड, नशीले पदार्थ का सेवन करना आप देखे होंगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को रोड पे घूमते रहते हैं और वो नशे करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक में कुछ आपने देखा होगा कहीं, जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं किनारे आपके,
सड़क के किनारे, और वो प्लास्टिक लेते हैं और प्लास्टिक से पता नहीं क्या सूंघते रहते हैं, ठीक है। तो वो ड्रग्स अब्यूज करते हैं, ठीक है, नशीले पदार्थ का वो सेवन करते हैं। झगड़े या मारपीट करना, ठीक है, और कामुकता यानी सेक्सुअलिटी से जुड़े अपराध, ठीक है, तो ये सारे आपके बाल अपराध, आपके बाल अवस्था में आपके अपराध आ गए, ठीक है। चोरी करना, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ का सेवन, झगड़े या मारपीट या कामुकता से जुड़े अपराध, ठीक है। अब इनके कारण क्या होते हैं, क्यों ये क्राइम करते हैं, ये लोग अपराध ये करते क्यों हैं, ठीक है। तो पहला आता है घरेलू परिस्थितियां, यानी डोमेस्टिक आपका सर्कमस्टेंसेस, यानी घर का माहौल अच्छा ही ना हो, ठीक है। अब घर में उसी तरीके से घर वाले भी रह रहे हो, ठीक है, तो वो भी बच्चा भी वही सीखेगा, ठीक है। गलत संगत यानी बैड कंपनी, गलत दोस्तों के साथ रहना हो, है कि नहीं। दूषित वातावरण यानी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, यानी आसपास का माहौल जो हो वही खराब हो, स्कूल या घर का वातावरण सही ना होना। इसके अलावा बच्चों की इच्छाओं का दमन यानी सप्रेशन ऑफ डिजायर, ठीक है। अब बच्चे की इच्छा अगर मार दोगे, ठीक है, तो खत्म हो जाएगी, तो ये सारी चीजें होने लगती है, ठीक है, बच्चा फिर गलत चीजों में पड़ जाता है। इसके अलावा बच्चों का अनावश्यक दबाव यानी अननेसेसरी प्रेशर बच्चों को लगाना, उससे गलत काम में वो जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कारण हैं बाल अपराध की। क्या क्या? घरेलू परिस्थितियां, जैसे घर का माहौल अच्छा ना होना, घर में ही आपका अगर महाभारत हो रही हो तो बच्चा क्या सीखेगा, वही सीखेगा ना। इसी हिसाब से आपका गलत संगत यानी गलत दोस्तों के साथ रहना, जैसी संगत वैसी रंगत, सुना है ना ये कहावत, है कि नहीं। उसके आगे बढ़ चलते हैं दूषित वातावरण यानी आसपास का माहौल खराब होना। इसके अलावा स्कूल या घर का वातावरण सही ना होना, और बच्चों की इच्छाओं का दमन और बच्चों के अनावश्यक दबाव, ये सारे आपके कारण थे बाल अपराध के। समझे बच्चों के नहीं? समझ में आया इतना चीज आपको कि नहीं समझ में आया? वीडियो को लाइक करें तुरंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। बाल अपराध को रोकने के उपाय क्या है, क्या क्या मेजर लिया गया जिससे हम प्रिवेंट कर दें बाल अपराध, ठीक है। तो अपराधियों की संगत से बच्चों को दूर रखें, ठीक है, अपराधियों से दूर रखा जाए बच्चों को। बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, घर परिवार तथा समाज के बच्चों की जरूरी सुविधाओं उपलब्ध कराना, और बच्चों और परिवार के सदस्य द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार यानी प्यार करना, ठीक है। तो अपराधियों के संगत से दूर रखो बच्चों को, गलत लोगों से दूर रखो, बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दो, क्या उनको नीड है, ठीक है। घर परिवार तथा समाज में बच्चों को जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, और परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार यानी एफेक्शनेट बिहेवियर, ठीक है। तो एफेक्शनेट बिहेवियर यानी स्नेहपूर्ण व्यवहार, ठीक है। समझ में आया बच्चों की किस तरीके से हम उसको उपाय है इन सब चीजों का बाल अपराध को रोकने के लिए। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं 3-4 टॉपिक और बचा हुआ, ठीक है। पढ़ते हैं हम समस्यात्मक बच्चे के बारे में, यानी क्लास के प्रॉब्लम्स क्रिएटर्स वाले बच्चे, ठीक है। प्रॉब्लम चिल्ड्रन जो क्लास में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे आपके दोस्तों, बात करते हैं उन बच्चों की जो परिवार, कक्षा या विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। ये बच्चे अपने माहौल के साथ समायोजित एडजस्ट नहीं कर पाते, यानी समायोजन नहीं कर पाते। इन बच्चों का व्यवहार भी अन्य बच्चों से अलग होता है। इन्हें समस्यात्मक बच्चे यानी प्रॉब्लम चिल्ड्रन कहते हैं। जैसे किसी गेम में आपका ग्लिच आ गया हो, वैसे ये भी है। तो ये अनवांटेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, अच्छा को सारा बिगाड़ देते हैं हर चीज, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो परिवार, कक्षा, विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। ये बच्चे अपने माहौल यानी वातावरण के साथ समायोजित यानी एडजस्ट नहीं हो पाते। इन बच्चों के व्यवहार भी अन्य बच्चों से अलग होते हैं, उन्हें आप समस्यात्मक बच्चे कहते हैं, ठीक है। अब इनके प्रकार क्या होते हैं, ऐसे बच्चों के प्रकार, कितने प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो समस्यात्मक बच्चों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन, तो निम्न प्रकार है। आप चोरी करने वाले बच्चे, पहले तो आप चोरी करने वाले हैं, है कि नहीं, पेन ले लिया, कॉपी ले लिया किसी का, ठीक है। झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध एंगर करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, ठीक है, ड्रॉप आउट करने वाले, गृह कार्य यानी होमवर्क ना करने वाले बच्चे, और कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। ये सारे आपके समस्यात्मक बच्चों के प्रकार थे। क्या क्या? चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलना, क्रोध करने वाले, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, विद्यालय से भाग जाने वाले, बंक कर देते हैं स्कूल, है कि नहीं, गृह कार्य न करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। ये सारे आपके समस्यात्मक बच्चों के प्रकार होते हैं। अब क्या कारण होता है, अब हर चीज का हमने देखा ना कि क्या होते हैं ये बच्चे, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उपाय क्या है, ठीक है। तो अब हम इसका भी कारण देखेंगे कि क्यों, क्या रीजन है, क्यों समस्यात्मक बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो समस्यात्मक बच्चे के कारण यानी कॉज ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन,
पहले तो आपका हेरिडिटी होता है, अंशानुवंशिक कारण यानी हेरिडिटरी रीजन, ठीक है, वंशानुक्रम वाला, जो गुणों से माता पिता से आते हैं, ठीक है। अब माता पिता ही आपके वो हो। फिर आपका आता है शारीरिक कारण यानी फिजिकल रीजन, जैसे कम दिखाई देना, ठीक है। इसके अलावा संवेगात्मक कारण यानी इमोशनल रीजन, चिड़चिड़ापन हो गया, बिस्तर गीला करना, है कि नहीं। इसके अलावा आपका सामाजिक कारण यानी सोशल रीजन, जैसे बुरी आदतें, टूटे हुए रिश्ते, संबंध वगैरह। ये सारे आपके समस्यात्मक बच्चों के कारण होते हैं यानी कॉज होते हैं। क्या क्या आपके हेरिडिटरी वाला, वंशानुक्रम वाला, जो आपको गुणों में माता पिता से आते हैं। इसके अलावा शारीरिक कारण यानी फिजिकल रीजन, जैसे कम दिखाई देना, संवेगात्मक कारण, इमोशनल रीजन, चिड़चिड़ापन हो गया, बिस्तर गीला करना हो गया, ठीक है। सामाजिक कारण यानी सोशल रीजन, आपकी बुरी आदतें, टूटे हुए रिश्ते, ठीक है। ये सब आपके कारण होते हैं। हम देखते हैं समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा कैसे होती है, ठीक है, कैसे करवानी चाहिए, क्या होती है इसमें, ये देखते हैं। तो समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो पहला आता है माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम और सहयोगात्मक यानी कोऑपरेटिव व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो माता पिता का बच्चे के साथ प्रेम होना चाहिए और दोनों कोऑपरेट करके व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, सहयोग वाला व्यवहार होना चाहिए। बच्चों को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन यानी इंकरेजमेंट करना और पुरस्कार यानी रिवार्ड देना, ठीक है। अब बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको कुछ करो ही ना, उसको कुछ बोलेंगे, उसको आप इंकरेज करो, अरे वाह बच्चा तुमने कैसे कर दिया ये, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको प्रोत्साहित करोगे तो वो फिर वही चीजें करेगा जो चीज अच्छी है। गलत चीज करेगा तो आप उसको मारो मत, लेकिन उसको समझा दो कि ये चीज गलत बात है, ठीक है। तो उसको प्रेज मत करो आप। तो जो चीज वो अच्छा कर रहा है उसको प्रोत्साहन दीजिए, इंकरेज करिए, उसको रिवार्ड दीजिए जिससे वो चीज और करे, है कि नहीं। बच्चों को नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन देना। इसके अलावा मनोरंजन, इंटरटेनमेंट के उचित अवसर देना, ठीक है। बच्चों में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की भावना विकसित करना। अब उनके में सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि हमको किस तरीके से बिहेव करना है कि नहीं। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रिया यानी को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन करना। ये सारी आपकी समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा थी। क्या थी? माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम और सहयोगात्मक व्यवहार होना, बच्चों के अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन करना और उनको पुरस्कार देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन देना, मनोरंजन के उचित अवसर देना, बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना और पाठ सहगामी क्रियाओं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन कराना। समझ में आया बच्चों की? नहीं? प्यास लग गई है बहुत तगड़ी, पानी पीते हैं, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे, थोड़ी दिक्कत, बड़ी हिम्मत वाले, ठीक है। तो बच्चों आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे यानी पार्शली फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। आंशिक रूप से अक्षम बच्चे की श्रेणी में दृष्टि बाधित यानी विजुअल इंपेयर्ड, श्रवण बाधित यानी अब हियरिंग में प्रॉब्लम, वाक्य दोष यानी स्पीच में डिफेक्ट, ठीक है, अस्थि बाधित यानी आपका ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड बच्चे आते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से अक्षम नहीं होते बल्कि किसी खास हिस्से में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे चश्मा लगाने से सब ठीक हो जाता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो यही होता है आपका आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे, ठीक है। आंशिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक्य दोष और अस्थि बाधित बच्चे आते हैं। ये पूरी तरीके से अक्षम नहीं होते बल्कि किसी खास हिस्से में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं सृजनात्मक बच्चे यानी क्रिएटिव चाइल्ड। ये कई बार हमने वर्ड पढ़ा है, सृजनात्मक, क्रिएटिव, ठीक है, यानी नया आइडिया की, ठीक है। तो नया सोच, नया आइडिया, किसी भी चीज को नए तरीके से करना, ये सारे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में आती है। तो हम बात करते हैं उन बच्चों की जो हमारे छोटे छोटे आविष्कार होते हैं, आविष्कारक होते हैं, यानी सृजनात्मक बच्चे यानी क्रिएटिव चाइल्ड। तो सृजनात्मक क्रिएटिव का अर्थ है आपका उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, खोज यानी डिस्कवरी, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी और नवीन खोज के कारण करने की शक्ति यानी पावर ऑफ न्यू इन्वेंशन। वे बच्चे जो किसी के पीछे पीछे ना चलकर अपनी एक नई राह, अपना एक नया पाथ की सोच रखते हैं, उन्हें सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे कहते हैं, ठीक है। जो झुंड में नहीं चलते हैं ना, वो है ना डायलॉग, झुंड में नहीं चलते हैं, शेर आपका अकेला चलता है, ऐसे कुछ है ना डायलॉग। तो वैसे ही आपका सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो अलग चलते हैं, सबके साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। आप सबके साथ चलना मतलब लिटरल मीनिंग वो नहीं है कि सबके साथ चलना, लिटरल मीनिंग है कि आप वो चीज ना करें तो सब कुछ कर रहे हैं, आप थोड़ा हट करके हर चीज करें, ठीक है। ऐसे बच्चे जो बेकार की चीजें यानी अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करके उपयोगी चीज बनाते हैं,
तथा नए विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं, वो आपके सृजनात्मक बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं? तो सृजनात्मक का अर्थ है आपका उत्पादकता, खोज, मौलिकता और नवीन खोज करने की शक्ति। वे बच्चे आपके जो किसी के पीछे पीछे ना चलकर अपनी नई राह बनाने की सोच रखते हैं, उन्हें आपका सृजनात्मक बच्चे कहते हैं। यह है आपका लीक से हटकर सोचने वाले। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बेकार की चीजों का इस्तेमाल करके उपयोगी चीज बनाते हैं, ठीक है, रिसाइकिल वगैरह करते हैं, ठीक है, तथा नए विचार अपने दिमाग में उत्पन्न करते हो, उनके दिमाग में आते हैं, जैसे आपका पुराने डिब्बे से नया खिलौना बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्रिएटिव चाइल्ड में आती है, यानी सृजनात्मक बच्चे में आती है। ठीक है, हर बच्चे को सृजनात्मक होना चाहिए। पढ़ते हैं आगे कि इनके मुख्य तत्व क्या होते हैं। ठीक है, मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं सृजनात्मकता के, ठीक है, क्रिएटिविटी के मेन एलिमेंट क्या होते हैं। तो पहला तो आपको मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, जैसे हमने अभी पढ़ा, कुछ नया और अनूठा सोचना। ठीक है, इसके अलावा प्रवास क्षमता यानी फ्लुएंसी, यानी बहुत सारे विचार जल्दी जल्दी आना। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही समय को अलग अलग तरीके से सुलझाना, एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से सुलझाना कई तरीके से। ठीक है, विस्तार की क्षमता यानी इलेबोरेशन, एक विचार को ज्यादा फैलाना और उनमें नई बातें जोड़ना। ठीक है, समस्या की अनुभूति यानी सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम, यानी समस्याओं को पहचानना और उन्हें हल करने के बारे में सोचना। ये सारे आपकी क्या थी? ये सारे आपके मुख्य तत्व यानी मेन एलिमेंट। क्या क्या? मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, कुछ नया और अनूठा सोचना। प्रवास क्षमता यानी बहुत सारे विचार जल्दी जल्दी आना। लचीलापन यानी एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से सुलझाना। विस्तार की क्षमता यानी एक विचार को और ज्यादा फैलाना। और समस्या की अनुभूति यानी समस्याओं को पहचानना और उन्हें हल करने के बारे में सोचना। ये सारे आपके क्या थे बच्चों? ये सारे आपकी सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व थे। ठीक है, अब विशेषता क्या होती है ऐसे बच्चों की, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चे की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, तो ये बच्चे आपके नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए ज्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, नया नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हर चीज, या अपने काम में मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन खुद करते हैं। ठीक है, खुद से अपने आप को मूल्यांकन करते हैं, दूसरों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये बच्चे समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज यानी कस्टम या विचार में कम रुचि लेते हैं। ठीक है, रीति रिवाज को तो हटा देते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं, वही जो हमने बोला था आपको। सृजनात्मक बच्चों को सामान्य व्यवसाय यानी कॉमन प्रोफेशन पसंद नहीं आता। इन्हें ऐसे व्यवसाय पसंद होते हैं जो सामान्य ना हो, जैसे लेखक, नृत्य यानी डांसर, संगीतकार यानी म्यूजिशियन, पर्वतारोहण यानी माउंटेनरिंग आदि। ठीक है, तो ये सारे उनके व्यवसाय इनको पसंद आते हैं। ठीक है, इन बच्चों में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत होती है। ऐसे बच्चे संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं और उन्हें उच्च कल्पना शक्ति यानी हाई इमेजिनेशन पावर पाई जाती है। ठीक है, ये क्या थी? ये सारी आपकी विशेषताएं थी ऐसे बच्चों के सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चों की। क्या क्या होती है दोस्तों? अगर आएगा लिखने के लिए तो लिख लोगे। ये बच्चे नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए ज्यादा रुचि लेते हैं। इस समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों या विचारों में कम रुचि लेते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं। इन्हें ऐसे व्यवसाय पसंद होते हैं जो सामान्य ना हो, जैसे लेखक, नृत्य, संगीतकार, पर्वतारोहण आदि। ये है आपके फ्यूचर के स्टार्स वगैरह। ठीक है, तो इन बच्चों में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत होती है। ऐसे बच्चे संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, उन्हें उच्च कल्पना शक्ति यानी हाई इमेजिनेटिव पावर पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब हम पढ़ने वाले अपना लास्ट टॉपिक, आज के लास्ट क्लास का टॉपिक। ठीक है, सामान्य बच्चों की मानसिक भिन्नताएं। ठीक है, यानी मेंटल डिफरेंसेस इन नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, तो सामान्य बच्चों की मानसिक भिन्नताएं यानी आपकी सबकी अपनी यूनिक स्पीड होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशिष्ट बच्चे ही मानसिक रूप से अलग होते हैं। सामान्य बच्चों में भी सीखने की गति में अंतर हो सकता है। ठीक है, जैसे हर किसी का मोबाइल नेटवर्क अलग अलग स्पीड पे चलता है ना, वैसे ही आपका। तो पहला आता है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर आपके 90 से 100 के बीच होता है। ठीक है, मानसिक भिन्नता के कारण वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी भी होती है, जो माता पिता से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। पोषण यानी न्यूट्रिशन मानसिक भिन्नता का आधार है। इसके अलावा मानसिक विकास व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी आधारित होती है। ठीक है, समझ में आया? देखो, सामान्य बच्चों का बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर जो है वो 90 से 100 के बीच होता है। ठीक है, मानसिक भिन्नताओं के कारण आपका वंशानुक्रम भी होता है, जो आपका माता पिता से मिलता है। इसके अलावा वातावरण का प्रभाव से भी आपका ये होता है भिन्नताएं। ठीक है, सामान्य बच्चों में पोषण
किसी को पोषण ही कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन मानसिक भिन्नताओं का आधार है। इसके अलावा मानसिक विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी आधारित होता है। याद रखना बच्चों, कोई भी बच्चा डब्बा नहीं होता है, बस उसकी अपनी एक सेटिंग होती है, ठीक है। तो हर चीज का अपना स्पीड है, हर बच्चे का अपना अलग अलग स्पीड होता है। जरूरी नहीं जो आपका विशिष्ट बच्चे हैं बस उन्हीं में मानसिक रूप से अलग होते हैं, सामान्य बच्चे भी अलग होते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब हम आते हैं बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। ये नोट्स एकदम मैजिक मंत्र की तरह होते हैं जो एग्जाम में आपके काम आएंगे, ठीक है। देखते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, आज हमने क्लास में ये पढ़ा, ठीक है। अर्थ क्या होता है? जो धीमी गति से सीखते हैं, कक्षा में औसत बच्चों से पीछे रहते हैं, ठीक है। पहचान आपका सामाजिक आर्थिक स्तर है, आपका माता पिता से की शिक्षा, स्कूल उपस्थिति, स्कूल वातावरण, बुद्धि उपलब्धि, परीक्षा, व्यवहार। शिक्षा यानी सहानुभूति, व्यवहार, धीमी गति से पढ़ाना, विशेष विद्यालय, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द दृश्य संसाधनों का प्रयोग, पिछड़ेपन का कारण दूर करना, मानसिक स्वास्थ्य का पर ध्यान और बार बार बताना, ठीक है। अस्थिबाधित बच्चे के बारे में हम पढ़ा, ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन, ठीक है। क्या हो? शारीरिक विकलांग जैसे हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां सही से काम ना करना। कारण क्या होगा? दुर्घटना, बीमारी, जमजात, अनियमितता, ठीक है। पहचान आपकी क्या होगी? शारीरिक अंगों का नियंत्रण ना होना, लड़खड़ाकर चलना, अंगों का असामान्य होना, ठीक है। शिक्षा क्या है? उपचार सुविधा, विशेष कक्षाएं, स्कूल प्रशिक्षित अध्यापक, पाठ्यक्रम में बदलाव और सहायक सामग्री और आर्थिक सहायता, ठीक है। समस्याएं क्या फेस करनी पड़ती है? आत्मविश्वास का अभाव होता, आत्महीनता, ठीक है, एकाकीपन, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक अक्षम विकलांग बच्चे के बारे में हमने देखा तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टि से दोषपूर्ण, जिनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका 1 घंटे से ऊपर हो रही है भाई क्लास। अब वंचित बच्चे यानी डिसएडवांटेज वाले डिप्रीव्ड चिल्ड्रन, जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाएं नहीं मिलती, गरीबी, अशिक्षा, जाति, लिंग के आदि के आधार पर कारण, ठीक है। प्रकार क्या है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर से वंचित, ठीक। सुविधा वंचित यानी जिन्हें अपनी प्रगति के लिए न्यूनतम सुविधा भी ना मिले, ठीक है। इसके अलावा पिछड़े बच्चे यानी बैकवर्ड चिल्ड्रंस के बारे में हमने पढ़ा। निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं, ठीक है। सीरिल बर्ट पुस्तक ने लिखी थी इन्होंने पुस्तक द बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़ेपन के कारण आपका पढ़ाई ना करना, तेज बुद्धि का भी, अध्यापक की कमी और अनुपलब्धता, ठीक है। प्रकार क्या होगा? व्यक्ति, इंडिविजुअल वाले, अलग अलग कारण, और सामूहिक यानी सामान्य कारण। पहचान आपका निरीक्षण और परीक्षण करके। विशेषताएं क्या है? आपके सीखने की धीमी गति, निराशा, समाज विरोधी प्रवृत्ति, व्यवहार समस्या और कम शैक्षिक उपलब्धियां, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा बाल अपराधी। अर्थ क्या है? बच्चे द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक नियमों का तोड़ना, सुधार संभव होता है, ठीक है। बाल व्यवस्था में अपराध कौन से होते हैं? चोरी, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ का लेना, झगड़े, कमता। कारण क्या है? घरेलू परिस्थितियां, गलत संगत, दूषित वातावरण, स्कूल या घर का खराब माहौल, इच्छाओं का दमन और अनावश्यक दबाव। तो रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं? गलत संगत से दूर रहना, आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सुविधाओं उपलब्ध कराना और स्नेहपूर्ण व्यवहार, ठीक है। अपराध में हमने पढ़ा क्राइम में व्यक्ति द्वारा जानबूझकर के नियमों को तोड़ना, सुधार की गुंजाइश कम, ठीक है। समस्यात्मक बच्चे के बारे में हमने पढ़ा यानी प्रॉब्लम चिल्ड्रन, जो परिवार, कक्षा, विद्यालय में समस्या उत्पन्न करते हैं, वातावरण में समायोजित ना हो पाते हैं, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। प्रकार ज्ञान, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, विद्यालय से भागने वाले, गृह कार्य न करने वाले, देर से आने वाले, ठीक है। कारण क्या है? अनुवंशिका, हेरिडिटी वगैरह। शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक। शिक्षा क्या है? माता पिता का प्रेम, सहयोगात्मक व्यवहार, प्रोत्साहन, पुरस्कार दिया जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, मनोरंजन के अवसर दिया जाए और आत्म अनुशासन और सहगामी क्रियाएं कराई जाए, ठीक है। इसके अलावा आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे हमने देखा, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक् दोष और अस्थिबाधित, ठीक है। फिर लास्ट हमने पढ़ा सृजनात्मक बच्चे के बारे में यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन, जिसका अर्थ है नवीन खोज करने की शक्ति, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी और अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए वाली रिसाइकल वगैरह, ठीक है। तत्व क्या है? मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, समस्या की अनुभूति, ठीक है। विशेषताएं क्या होते हैं? नए अनुभवों में रुचि, स्वयं मूल्यांकन, लीक से हटकर सोचना, असाधारण व्यवसाय पसंद, जिज्ञासा, संवेदनशील, उच्च कल्पना शक्ति, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल हम पढ़ेंगे दृष्टि बाधित बच्चों के बारे में यानी विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारे
हर बच्चों को समझने की पूरी कहानी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्पेशल चाइल्ड क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना चाहिए और उसे उसकी जरूरत के हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। याद रखना, हर बच्चा अपने आप में एक चमत्कार है, बस हमें उसे पहचानना और तराशने की जरूरत है। ठीक है, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और शिक्षा की इस महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहते हैं उनको भी। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना दोस्तों, ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, अगली बार भी किसी बच्चे को देखकर सिर्फ फर्क मत देखना उसमें कि क्या अंतर है, उसे खासियत देखना, क्योंकि हर बच्चा हीरा होता है, बस चमकने का मौका चाहिए उसको। ठीक है, और वही मौका हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।